वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ चैप्टर 1 का पार्ट 4, जो जीवों में जनन का पार्ट 3 तक मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। तो आज पार्ट 4 के बारे में हम जानेंगे कि इस टॉपिक में और इस पार्ट में कितने हेडिंग आपको समझाए जाते हैं। तो आई होप आपको बहुत ही इजी वर्ड में मैं समझाऊंगी। तो उसके आगे जो हेडिंग है यानी कि लाइफ साइकिल जो था, उसके आगे जो किशोरावस्था के आगे जो हेडिंग है वो है प्रजनन अवस्था। ये उसका दूसरा हेडिंग है। तो आज हम देखेंगे कि प्रजनन अवस्था क्या होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन फेज। तो रिप्रोडक्शन फेज किसे कहते हैं और उसमें क्या होते हैं, आइए हम देखते हैं। तो इसका डिफिनीशन होगा, यह प्राणियों के जीवन चक्र की वह अवस्था है जिसमें प्राणी क्षमता विकसित कर लेते हैं। प्रजनन अवस्था को प्रारंभिक काल में यौवन अवस्था कहा जाता है, यानी कि पुबिटी। तो देखिए, अगर हम यहाँ तक समझें तो हम ये समझ सकते हैं कि यह प्राणियों के जीवन चक्र की अवस्था है, यानी कि जो हम इंसान होते हैं यानी कि कोई प्राणी है, उसकी जीवन अवस्था को हम प्रजनन अवस्था कहते हैं, ठीक, जिससे प्राणी क्षमता में विकसित कर लेते हैं। प्रजनन अवस्था के प्रारंभिक काल को यौवन अवस्था भी कहा जाता है, यानी कि प्रजनन अवस्था का जो प्रारंभिक काल चलता है उसको हम यौवन अवस्था भी कहते हैं। तो इसे हम पुबिटी भी कहते हैं। तो देखिए, इस काल में लैंगिक काल का विकास परिपक्वता होती है और इस अवस्था में वृद्धि धीमी हो जाती है। पुष्पधारी पादपों में यह अवस्था पुष्पों के उत्पन्न होने से प्रारंभ हो जाती है। लैंगिक दृष्टि से यह दो प्रकार के पुष्पधारी पादप होते हैं। तो देखिए, जो प्रजनन अवस्था की पूरी प्रक्रिया है वो तो मैंने आपको समझा दिया कि प्राणियों का ये चक्र की अवस्था होती है और जिसमें प्राणी क्षमता विकसित होने लगती है। और इस प्रारंभिक काल में जो यौवन अवस्था होती है उसे भी हम प्रजनन अवस्था कहते हैं। तो इस काल में लैंगिक काल का विकास परिपक्वता होती है, यानी कि इसमें जो लैंगिक काल का विकास है वो परिपक्व पूरे मैच्योर की होती है। और इस अवस्था में वृद्धि धीमी होती है, यानी कि जो प्रजनन अवस्था होती है उसमें जो उसकी वृद्धि होगी यानी कि विकास होगा वो धीरे धीरे होता है। और पुष्पधारी पादपों में यह अवस्था पुष्पों के उत्पन्न होने से होती है। और देखिए, लैंगिक दृष्टि से यह दो प्रकार के पुष्पधारी होते हैं। तो लैंगिक दृष्टि से जो इसके दो प्रकार के पुष्प हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसका पहला होगा मोनोकार्पिक, यानी कि इसके जो पहले पुष्पधारी हैं वो मोनोकार्पिक हैं और दूसरे पुष्पधारी हैं पॉलीकार्पिक। तो आइए हम देखते हैं कि मोनोकार्पिक किसे कहते हैं। तो हम हेडिंग देंगे मोनोकार्पिक। देखिए, मोनोकार्पिक का जो डिफिनीशन है ये बहुत ही इजी है। तो आइए हम समझते हैं कि ये पौधे अपने जीवन काल के एक बार पुष्प धारण करते हैं। तो देखिए, ये जो पौधे होते हैं मोनोकार्पिक, वो अपने पूरे जीवन काल में एक ही पुष्प धारण करता है। पुष्प धारण करने के बाद यह फल उत्पन्न करते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उनकी जीवन अवस्था जो होती है एक पुष्प धारण करने की होती है और पुष्प धारण करने के बाद ये तुरंत फल उत्पन्न करते हैं और इनकी जीवन काल इतनी होती है और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में गेहूँ, चावल, मैरीगोल्ड, मूली, गाजर, हैनबेन etc। तो आप इसको एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं। हमारा इस मोनोकार्पिक का अगला हेडिंग होगा बहुवर्षीय पौधे। तो बहुवर्षीय पौधे किसे कहते हैं आज हम देखते हैं। बहुवर्षीय पौधे यानी कि कुछ बहुवर्षीय पौधे मोनोकार्पिक होते हैं। कुछ बांस की प्रजातियां मेलोकोना बबूसाइडी यानी 48 से 100 वर्ष तक कायिक अवस्था में रहता है तथा एक बार पुष्प एवं फल उत्पन्न करती है और मृत हो जाती है। तो इसकी भी मृत्यु बहुत ही जल्दी हो जाती है, यानी कि कुछ बहुवर्षीय पौधे जो होते हैं वो मोनोकार्पिक होते हैं, यानी कि मोनोकार्पिक का ही ये
अगला हेडिंग था बहुवर्षीय पौधे, और यह कुछ बाँस प्रजाति यानी कि जो बाँस होते हैं उस प्रजाति के मेलोकोना बबूसाइडी यानी कि 48 से 100 वर्ष तक कायिक अवस्था में रहता है, यानी कि यह दोनों इन बीच के वर्ष में कायिक अवस्था में रहता है तथा एक बार पुष्प एवं फल उत्पन्न करता है, यानी कि यह अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प एवं फल उत्पन्न करता है और मृत हो जाता है। इसे ही हम बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। कुछ विशेष जानकारियां होती हैं जो हम नोट में आपको लिखवा देंगे, तो आप इसके नोट्स बनाना ना भूलें। अगर एग्ज़ाम आए तो आप तुरंत इसे देख के पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और लेसन 1 से यानी कि चैप्टर 1 से जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो देखते हैं कि नोट में हम क्या है। तो नीला कुरेजी पादप 12 वर्ष में एक बार फूल उत्पन्न करता है। अंतिम बार इसमें पुष्प धारण सितंबर-अक्टूबर 2006 में हुआ था। इससे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी स्थानों में सुंदर नीले पुष्प की चादर सी फैल गई। तो देखिए इसका जो नोट है वो ये बताना चाह रहा है कि जो 12 वर्ष है नीला कुरेजी पादप जो कि 12 वर्ष में एक ही बार उत्पन्न होता है, और यह अंतिम बार यानी कि लास्ट टाइम में पुष्प धारण करता है जो कि सितंबर और अक्टूबर में होता है, और 2006 में यह उत्पन्न हुआ था। इससे केवल कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी स्थानों में सुंदर नीले पुष्प की चादर से फैल गई, यानी कि जो नीला कुरेजी है वो तमिलनाडु और कर्नाटक के पुष्पों की चादर से फैल जाती है। हमारा दूसरा हेडिंग था पॉलीकार्पिक। तो पॉलीकार्पिक जो है उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए ये बहुवर्षीय पादप होते हैं, यानी कि मोनोकार्पिक भी वैसा ही था, तो ये भी है। ये जो बहुवर्षीय पादप होते हैं जो परिपक्व होने पर प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करते हैं, यानी कि ये जो पौधा है वो परिपक्व होकर प्रत्येक वर्ष में यानी कि हर साल विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करते रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल है संतरा, आम, सेब, अंगूर इत्यादि। इनका अंतर पुष्पीय काल स्रोतों की उत्पत्ति के लिए लाभदायक होता है, अतः इस काल को पुनः प्राप्ति काल कहा जाता है। तो एक एग्जाम्पल हो जाएगा संतरा, आम और सेब, अंगूर। ये इसके 4 पॉलीकार्पिक के उदाहरण हैं। अगला हेडिंग है हमारा जंतु जनन यानी कि एनिमल बैरियर। तो देखिए जंतु जनन किसे कहते हैं इसको हम देख लेते हैं। तो प्रजनन काल के आधार पर जंतु 2 प्रकार के होते हैं। तो प्रजनन जो काल है उसके आधार पर जंतु 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। मौसमी प्रजनक यानी कि सीजनल ब्रीडिंग। तो देखिए मौसमी प्रजनक वर्ष के एक निर्धारण काल में प्रजनन करते हैं, यानी कि ये जो मौसमी प्रजनन है वो वर्ष के एक ही काल में प्रजनन करते हैं जो कि उनका निर्धारित काल समय होता है। एग्जाम्पल में हो जाएगा मेढक, छिपकली, अधिकतम पक्षी व हिरण। तो ये जो एग्जाम्पल हैं ये मौसमी प्रजनक, ये मौसम के हिसाब प्रजनन करते हैं। इसका अगला हेडिंग है सतत प्रजनक यानी कि कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। तो देखिए कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स के बारे में हम समझेंगे। तो सतत प्रजनक क्या होता है। तो सतत प्रजनक में उनके लैंगिक परिपक्वता के काल में किसी भी वक्त प्रजनन प्रक्रिया होती है। तो जो सतत प्रजनक है उसमें लैंगिक परिपक्वता होती है, यानी कि लैंगिक जो होते हैं उनके मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, और उस काल में वह किसी भी वक्त प्रजनन की प्रक्रिया कर सकते हैं, जैसे कि दुधारू पशु, मुर्गी, चूहे, खरगोश, मानव इत्यादि। तो हमारा अगला हेडिंग है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडिंग है ऋतुस्राव या रज चक्र। मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आज हम ऋतुस्राव के बारे में समझेंगे। ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन हेडिंग और आप जो भी समझिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड के
दृष्टि से भी। तो आज हम जानेंगे कि ऋतुस्राव क्या होता है। तो यह चक्रीय परिवर्तनों का क्रम है, यानी कि यह चक्र के अनुसार ही परिवर्तित होता रहता है, जो रजोदर्शन से लेकर रजनोवृत्ति तक मादा प्राइमेट्स, बंदर, लंगूर तथा मनुष्य, यानी कि ऋतुस्राव जो है वो किन प्रजातियों में आते हैं, तो बंदर में, लंगूर में तथा मनुष्य में। तो देखिए, रजोदर्शन से लेकर रजोवृत्ति तक मादा प्राइमेटस। तो देखिए, रजोदर्शन क्या होता है और रजोवृत्ति क्या होती है, तो इसे हम आगे समझ लेंगे। तो देखिए, मनुष्य के अंडाशय प्रजनन मार्ग तथा हार्मोन्स श्रावण में होते हैं। तो इसका जो श्रावण होता है वो हार्मोन्स से होता है, जो कि अंडाशय का प्रजनन है। इसमें प्रजनन मार्ग का अंतः स्तर नियमित निकलता रहता है, यानी कि इसका जो प्रजनन मार्ग है उनका जो अंतः स्तर है वो नियमित से निकलता रहता है, जो रज चक्र के रूप में कुछ रक्त के साथ गुजरता है। यानी कि इसका जो नियमित मार्ग है वो रज चक्र के रूप में कुछ रक्त के साथ गुजरता है, यानी कि इसमें रक्त का प्रवाह होता है। तो रज चक्र के किसी भी भाग में अत्यधिक संभोग इच्छा अनुपस्थित होता है। चक्र की लयबद्धता प्रत्येक महीने में होती है। तो ऋतुस्राव का जो चक्र में परिवर्तन का क्रम है वो महीने, यानी कि हर महीने, प्रत्येक महीने में होता रहता है, और इसी भाग को हम रज चक्र कहते हैं। हमारा अगला हेडिंग है मध्य चक्र, यानी कि ओइट्रस साइकिल। तो मध्य चक्र क्या है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और टॉपिक भी, तो इसे आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ऋतुस्राव को और मध्य चक्र को। तो देखिए, यह अप्राइमेट स्तनधारी मादाओं के अंडाशयों, प्रजनन मार्ग एवं हार्मोन में होने वाली चक्रीय परिवर्तनों की श्रृंखला है। जो मध्य चक्र है वो भी मादा से स्तनधारियों से रिलेटेड है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि यह अप्राइमेट स्तनधारी मादाओं के अंडाशय, यानी कि ओवम प्रजनन मार्ग एवं हार्मोन्स, इसमें जो है साइकिल में वो हार्मोन्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इस हार्मोन से ही वो चक्र अपना मंथली मतलब चलता रहता है, उसे ही हम इस हार्मोन्स के कारण ही वो चक्र चलता रहता है, और यह चक्रीय परिवर्तन की एक श्रृंखला होती है। एग्जाम्पल में गाय, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, चूहा, चीता इत्यादि, तो ये सब मध्य चक्र में आते हैं। और ऋतुस्राव यानी कि रज चक्र में मैंने आपको बता ही दिया कि बंदर, लंगूर तथा मनुष्य आते हैं। तो आई होप आपको ऋतुस्राव और मध्य चक्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट करना न भूलिएगा। हमारा अगला हेडिंग है मध्य चक्र के बारे में ही हम कुछ और टिप्पणियां हैं जो कि 5 नंबर में मध्य चक्र पूछे जा सकते हैं। तो मध्य चक्र के दौरान एक ओएस्ट्रस काल होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओएस्ट्रस काल, जब मादा के रक्त में एस्ट्रोजन का स्राव अत्यधिक बढ़ जाता है और इसके कारण इनमें संभोग की तीव्र इच्छा विकसित होती है। तो इस काल में मादा नर के संपर्क में आती हैं। यह गाय में 18 घंटे, कुत्ता व बिल्लियों में लगभग 1 हफ्ते का होता है। इस काल के अंत में इन मादाओं के प्रजनन मार्ग का अंतः स्तर टूटता है और इनमें रजस्राव भी होता है। तो देखिए, इसके कहने का मतलब ये है कि जो मादा का रक्त है वो एस्ट्रोजन के स्राव से अत्यधिक बढ़ जाता है और इसके कारण से संभोग की इच्छा भी तीव्र से इसकी विकसित होने लगती है। और ये जो संभोग की भावना है वो मादा नर के संपर्क में आने से होती है, जो कि गाय जो है वो 18 घंटे तथा कुत्ता बिल्ली लगभग 1 हफ्ते तक इस काल को करते हैं। तो इस काल के अंत में मादाओं का प्रजनन मार्ग का अंतः स्तर टूटता है और इनमें रजस्राव भी होता है। तो इसकी प्रक्रिया भी रजस्राव से होती है।
हमारा अगला हेडिंग है जीर्ण अवस्था यानी कि सेंसेंट फेज। तो इसे हम जानेंगे कि ये क्या होते हैं। तो यह प्रजनोपरांत काल होता है। तो ये इसका अलग ही काल है, यानी कि यह प्रजनोपरांत काल है जिसमें प्राणी की शरीर की कार्यों की एवं संरचना का पतन होता है। यानी कि इसमें जो प्राणी होते हैं उनके शरीर का कार्य तथा संरचना का पतन होता है। प्रकृति मृत्यु का संयोग समय के साथ बदलने लगता है। शरीर के सभी अंगों तथा ऊतकों का, यानी कि उदाहरण में वृक्क, फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क, नेत्र, रक्त, आयतन, पेशियों की क्षमता घट जाती है, रोग उत्पन्न हो जाते हैं, प्राणी की मृत्यु हो जाती है। तो जो जीर्ण अवस्था है उसकी जो क्रिया है ये तो प्रजनोपरांत काल से है, और इसमें जो प्राणी का होता है वो कार्यों की संरचना का पतन होता है, और प्रकृति के हिसाब इसकी मृत्यु का संयोग समय के हिसाब से बढ़ता और घटता है, और शरीर के सभी अंगों और ऊतकों का जो होता है ये रोग उत्पन्न होने लगता है। उदाहरण में तो आपको दे ही दिए हैं हम, वृक्क, फेफड़ा, हृदय, मस्तिष्क, नेत्र, रक्त, आयतन, पेशियों की क्षमता घटने लगती है और रोग उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे प्राणी की मृत्यु हो जाती है, और इसी अवस्था को हम जीर्ण अवस्था कहते हैं, यानी कि सीनेसेंट फेज। अब हमारा अगला हेडिंग है लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं, यानी कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं हैं वो किस प्रकार होती रहती हैं। तो पहला हेडिंग होगा हमारा निषेचन पूर्व घटना। तो निषेचन पूर्व घटना क्या है, यानी कि इसके अंतर्गत निषेचन से पूर्व 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो कौन कौन सी घटना, तो ए नंबर हो जाएगा युग्मक जनन, यानी कि नर तथा मादा युग्मकों के निर्माण के प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। तो जो नर तथा मादा का जो प्रक्रिया है वो युग्मक जनन कहलाता है, यानी कि दोनों के संयोग से ही हम युग्मनज को प्राप्त करेंगे। तो इन दोनों की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, युग्मक जनन कहते हैं। तो निषेचन पूर्व घटना में इन दोनों की प्रमुख घटनाएं होती हैं, और जो कि पहला घटना होगा युग्मक जनन, नर तथा मादा के युग्मकों के निर्माण से प्रक्रिया जो होती है उसको हम युग्मक जनन कहते हैं। तो हमारा अगला हेडिंग है, तो इसका बी नंबर हेडिंग है निषेचन पूर्व घटना में युग्मक का स्थानांतरण। तो युग्मक का स्थानांतरण क्या है, तो नर युग्मक बाहर निकलकर मादा युग्मक के पास जाता है और युग्मनज की उत्पत्ति करता है। इसमें नर युग्मक का स्थानांतरण होता है। तो देखिए जो नर युग्मक है वो बाहर निकल कर, यानी कि उसका शुक्राणु बाहर निकलकर मादा युग्मक के पास जाता है और युग्मनज की उत्पत्ति करता है। इसमें नर युग्मक का स्थानांतरण होता है, इसे ही हम युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। हमारा अगला हेडिंग है युग्मक के प्रकार। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडिंग है कि युग्मक के प्रकार कितने होते हैं। तो युग्मक के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, यानी कि ये मुख्य 3 प्रकार के युग्मक होते हैं। तो कौन कौन से, तो पहला हेडिंग है समयुग्मकी, आइसोगैमस। तो आइसोगैमस यानी कि समयुग्मकी युग्मक क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं। तो देखिए जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक दोनों आकार तथा परिमाण में समान हों तो ऐसे युग्मकों को समयुग्मक कहते हैं। तो जो समयुग्मक हैं वो नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों आकार के परिणाम के समान होते हैं, यानी कि दोनों का जो परिणाम होता है वो एक दूसरे के समान होता है। तो ऐसे युग्मक को हम समयुग्मक कहते हैं। सम मतलब एक दूसरे के समान। तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसे हम इसको एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो देखिए जो नर युग्मक है यानी कि 2n जो कि विभाजित होकर एक अपना n देता है, तो वो मादा युग्मक में जाएगा, यानी कि 2n बन जाएगा, उसे हम युग्मनज कहते हैं। और हम अगर मादा युग्मक को लें तो इसका 2n तो होता ही है,
वो अपना एक N दे देगा। तो ये नर युग्मक की क्रिया है और ये मादा युग्मक की क्रिया है, और इन दोनों का जो एग्जाम्पल होगा वो कशाभिकीय यानी कि यूलोथ्रिक्स, अकशाभिकीय यानी कि स्पाइरोगाइरा, ये इसका मेन एग्जाम्पल है। तो नर युग्मक इस प्रकार से होंगे और मादा युग्मक इस प्रकार से। हमारा अगला हेडिंग है विषम युग्मक, ये उसका दूसरा हेडिंग है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडिंग है कि विषम युग्मक क्या होता है। तो देखिए, अधिकतर जीव जो लैंगिक प्रजनन द्वारा गुणित होकर होते हैं उनमें दो प्रकार के बाह्य रूप में अंतर वाले युग्मक पाए जाते हैं। मादा अंडा या अंडाणु तथा नर शुक्राणु, इन विभिन्न बाह्य रूप वाले युग्मकों को विषम युग्मक कहा जाता है। तो देखिए, विषम युग्मक यानी कि विषम संख्या आप जानते ही हैं, तो उसी प्रकार से विषम युग्मक होता है। ये अधिकतर जीव जो होते हैं वो जो लैंगिक प्रजनन द्वारा गुणित होते हैं। इसके जो अधिकतर जीव हैं वो लैंगिक प्रजनन के द्वारा गुणित होते हैं। उनमें दो प्रकार के बाह्य रूप में अंतर होने वाले युग्मक पाए जाते हैं, यानी कि इसका जो बाहरी रूप है वो दो प्रकार का होता है और जिसका अंतर जो होता है वो युग्मकों में पाया जाता है। और मादा अंडा या अंडाणु तथा नर शुक्राणु जो होते हैं, वो मादा का तो अंडा होगा यानी कि अंडाणु और नर का शुक्राणु, इन विभिन्न बाह्य रूप वाले युग्मकों को विषम युग्मक कहा जाता है। तो नर का शुक्राणु होता है और मादा का अंडाणु, और इन दोनों के सम्मेलन से जो प्राप्त होता है वो युग्मनज का प्राप्त होगा। तो इसी को हम विषम युग्मक कहते हैं, इन दोनों की क्रिया को। एग्जाम्पल में फ्यूकस यानी कि एक भूरी शैवाल तथा मानव, तो ये मानव का एग्जाम्पल है, तथा एक शैवाल को भी हम ले सकते हैं जो कि फ्यूकस के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको सारे टॉपिक्स इसके समझ में आए होंगे। बहुत ही इजी वर्ड में और बहुत ही छोटे टॉपिक में मैंने आपको इसको समाप्त किया है। तो आई होप आप पार्ट 4 का जो सारा टॉपिक था वो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको सारे वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।